खोज और अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति की आयु होती है, उसकी बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्था होती है। हमारी आज की संस्कृति एवं सभ्यता का भी कोई न कोई स्वरूप तथा आधार रहा होगा। संस्कृति के तत्वान्वेषण के लिए आज की वैज्ञानिक सुविधाओं ने मार्ग सरल कर दिया है। भूगर्भ विद्या के प्राप्त ज्ञान के आधार पर पृथ्वी के परतों को उखाड़कर प्राचीन संस्कृति को प्रकाश में लाया जा रहा है। पात्रों की सहायता से खोदी हुई वस्तुओं की आयु नापी जा रही है और इन सब साधनों से 5000 वर्ष पहले तक के मनुष्यों के रहन सहन और साधारण संस्कृति का अंदाजा लगाया जा सका है। पुरातत्व विभाग के स्थापित होने से पहले भारतीय इतिहास की बहुत कम दृष्ट सामग्री थी। यह सत्य है कि दंत कथाओं के आधार पर भारत का एक सुचारू इतिहास बन सकता था, किंतु उसकी सत्यता पर सभी संदेह करते, क्योंकि स्वभावतः मनुष्य प्रत्येक घटना की सत्यता के लिए प्रमाण मांगता है। परिणामतः लोग भारत की धार्मिक महत्ता, उसकी पारलौकिक लौकिक दर्शन तथा आचार विचार की श्रेष्ठता को मानते अवश्य थे, किंतु भारतीय इतिहास की सामग्री को वे बहुत पीछे नहीं ले जाते थे। वीठा, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली आदि स्थानों की खुदाई में भी ऐसे कोई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त नहीं हुए जिनसे कि अति प्राचीन समय पर कुछ प्रकाश डाला जाता। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में मोहनजोदड़ो तथा सिंधु सभ्यता। आखिर मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, इसी की चर्चा हम इस कड़ी में करेंगे। किंतु 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस साल प्रागैतिहासिक युग की जो वस्तुएं मोहनजोदड़ो में मिली, उन्होंने भारत के अंधकारमय युग पर नवीन प्रकाश डाल दिया। यदि आज ये वस्तुएं हमारे सम्मुख नहीं होती तो हम भारतीय इतिहास के विषय में कुछ नहीं जान पाते। चिरकाल से भारत भविष्यवादी रहा है। अनेक भारतीय तथा वैदेशिक विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सिंधु प्रांत की सभ्यता संस्कृति के जन्मदाता समझे जाने वाले देशों मेसोपोटामिया तथा मिस्र से अनेक दिशाओं में बढ़ चढ़कर थी। इस सभ्यता को संप्रति हम सिंधु सभ्यता कहेंगे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तथा विकास सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था। संसार के इतिहास में नदियों ने कई सभ्यताओं को जन्म दिया है। एक युग था जबकि वीरान तथा ऊसर देशों को छोड़कर लोग नदियों के तट पर बसते थे। यहाँ पर उर्वरा भूमि होने के कारण उनकी भोजन समस्या सुलझ जाती थी। घास और पानी की सुविधाओं के कारण वे मवेशियों को भी पाल सकते थे। ऐसी सुविधाजनक परिस्थिति में रहकर उनकी कल्पना जागृत हो उठी और परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक ऐसी वस्तुओं तथा विचारधारा का निर्माण किया जिनसे कि कालांतर में एक विशिष्ट सभ्यता बन गई। सिंधु, नील तथा फरात नदियों के तट पर इसी प्रकार से सभ्यताएं उत्पन्न हुई। सिंधु नदी के तट पर एक समय सिंधु प्रांत का एक अज्ञात नगर बसा था। आजकल इस स्थान के लिए मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का स्थान होता है। यह स्थान प्रांत के लड़काना नामक प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मोहनजोदड़ो 8 मील की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो शब्द सिंधु प्रांत में नवीन नहीं था। आपसी बातचीत में लोग प्रायः इसका वर्णन किया करते थे। पुरातत्व विभाग के अफसरों ने कई बार यहाँ के टीलों का निरीक्षण किया, किंतु सन 1922 ईस्वी तक यहाँ पर कोई खुदाई का कार्य नहीं किया जा सका। सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी इस स्थान पर स्थित कुषाणकालीन विहार तथा स्तूप के चारों ओर खुदाई कर रहे थे। इस बौद्ध विहार पर कई युगों की ईंटें लगी थीं। स्तूप से 20 फीट की गहराई पर सबसे पहला आकार मूल था। अचानक खुदाई में श्री बनर्जी को प्रागैतिहासिक युग की मुद्राएं मिल गई। ऐसी ही अनेक मुद्राएं कई वर्ष पूर्व सर
कनिंघम ने मोंटमेगरी नामक प्रदेश में स्थित हड़प्पा गांव से प्राप्त कर ली थी। कनिंघम महोदय ने हड़प्पा के टीलों पर साधारण खुदाई भी की। उन्हें कुछ पत्थर के हथियार तथा एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा पर कुबरदार बैल का चित्र था। उस समय कनिंघम साहब की धारणा थी कि यह मुद्रा भारतीय नहीं किंतु वैदेशिक है। श्री बनर्जी को शीघ्र ही इस स्थान की प्राचीनता का पता लग गया। उत्सुक होकर बनर्जी महोदय ने स्तूप की ओर का पूर्वी भाग और निकट के ही 2 अन्य टीलों को खुदवाया। उनका अनुमान था कि नीचे की तहें स्तूप के निर्माण काल से 300-400 वर्ष प्राचीन है। प्रागैतिहासिक युग की नालियाँ तथा कमरे भी श्री बनर्जी ने खोदे। इन महत्वपूर्ण खुदाइयों के कारण भारतीय सरकार के पुरातत्व विभाग ने विशद योजना से इस स्थान पर खुदाई प्रारंभ की। 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे ही इस स्थान की महत्ता का पता चल गया है। उधर हड़प्पा में श्री दयाराम साहनी और श्री माधव स्वरूप वत्स ने भी अनेक महत्व की खुदाइयाँ की। सिंधु प्रांत की तीक्ष्ण जलवायु में इन अफसरों ने जिस स्थान एवं त्याग साधना से कार्य किया उसके लिए सारा संसार इनका चिर ऋणी रहेगा। आज मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में स्थानीय संग्रहालय भी स्थापित कर दिए गए हैं, जहाँ पर पुरातत्व प्रेमी नगर शैली तथा अन्य बातों के साथ साथ यहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। जब मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में खुदाइयाँ हो रही थी तो पुरातत्व के पंडितों ने यह अनुमान किया कि यह सभ्यता एक ही 2 स्थानों तक सीमित नहीं रही होगी। सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष ढूंढने के लिए स्थान तथा गिड्रोशिया में सर ऑरियल स्टाइन तथा मिस्टर हारग्रीव्स ने भ्रमण किया और भाग्यवशात उन्हें अपने अपने परिश्रमों का उचित फल प्राप्त हुआ। इन पंडितों की खुदाइयों तथा खोजों से ज्ञात हुआ कि सिंधु सभ्यता भारतीय सीमा को लांघकर बलूचिस्तान तथा गिड्रोशिया तक पहुंची थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अपने युग में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो राजधानियां थीं। इस समय के देखने से तो यही विदित होता है कि हड़प्पा आकार में मोहनजोदड़ो से बड़ा है। एक बार उजड़ जाने पर संभवतः किसी भी प्रागैतिहासिक स्थान पर नगर नहीं बसाए गए। यहाँ तक कि कुछ के निकट तो बाद की बसाकत के चिन्ह तक नहीं दिख पड़ते। केवल सैकड़ों वर्ष बाद बौद्ध धर्म के प्रचलन के साथ साथ मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप तथा विहार बना। मुद्रा शास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है कि यह विहार कुषाण वंशीय नरेश वासुदेव के काल से चल रहा था। गत कुछ वर्षों में भारत के कई प्राचीन नगर खोदे गए हैं, किंतु इनमें अधिकतर खंडित अवस्था में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के मकान तथा दीवारें भारत के अन्य दबे नगरों से बहुत सुरक्षित हैं। इसी कारण निसंकोच यह बतलाया जा सकता है कि इस नगर की निर्माण प्रणाली मिस्र तथा बेबीलोन से उच्चतर थी। मोहनजोदड़ो में पाई गई वस्तुओं से पता चलता है कि यह नगर समृद्धशाली था। इसका वास्तु तथा आरोग्यक्षण विभाग सभ्यता की किसी उच्च दशा में ही उत्पन्न हो सका होगा। जीवन की कतिपय सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध थी। प्राचीन सिंधु प्रांत की समृद्धि केवल वर्षा पर ऋतु पर ही नहीं वरन सिंधु नदी के जल पर भी अवलंबित थी। प्रतिवर्ष बर्फ के गलने पर यह नदी मैदानों में पुलिन में मिट्टी तथा जल पहुंचाती थी। इसकी लंबाई घुमाव के सहित इस समय लगभग 580 मील है, किंतु जहां सिंधु नदी से इतने लाभ थे वहां इससे हानियां भी कम नहीं थीं। लोगों को समय समय पर भयंकर बाढ़ों की आशंका रहती थी। उनको अपने जीवन तथा मकानों को सुरक्षित रखने के उपचार ढूंढने पड़ते थे। वर्ष में कभी कभी सिंधु नदी में इतनी भयंकर बाढ़ें आती थी कि इसके तट पर बसे लोगों को अपने प्राण बचाकर रात्रि हो या दिन भागना पड़ता था। फिर सिंधु नदी इन नगरों को अपने आंचल में सदैव के लिए छिपा लेती थी, किंतु यहीं तक इन आतंकों की इतिश्री नहीं थी। अरब इतिहासज्ञों ने लिखा है कि इनके काल में सिंध में सबसे बड़ी नदी मिहिरान थी।
इस तरह खारी में लिखा है कि सिंध की नदी का उद्गम स्थान एक पर्वत है जिससे कि झीलों की शाखाएं निकलती हैं। पर्वत से निकलकर मुल्तान के निकट होकर मेहरान, मस्जिद और अलुड़ की सीमा को पार करती है और फिर मंसूरिया होते हुए देवाल के पूरब भी गिरती है। सिंध रुद यहाँ के से 3 दिन के रास्ते पर है। मेहरान के साथ मिलने से पहले भी इसका पानी बड़ा मीठा है। इन इतिहासज्ञों ने 3 नदियों सिंधु या आबे सिंध, वियाह यानी ब्यास तथा हकरा या वाहिद या सिंध सागर का सुंदर वर्णन किया है और इन सब नदियों का पानी जमा होकर मेहरान में जाता था। मुल्तान से आगे चलकर ये सब नदियाँ दोशे आओ नामक स्थान पर मिलती थीं। अरब विजय के समय सिंधु प्रांत में सबसे बड़ी नदी हकरा थी। इसकी 2 शाखाओं में से एक पश्चिम की ओर अलुड़ के निकट बहती थी। डेल्टा नगर पहुंचकर एक तो सीधे समुद्र में और दूसरी कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। संभवतः 14वीं शताब्दी के मध्य में सिंधु नदी ने अचानक मेहरान को छोड़ दिया। अब यह देखना है कि सिंधु प्रांत के इतने ऐश्वर्यशाली स्थान कैसे अंधकार में विलीन हुए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को शायद कभी किसी बाहरी शत्रु ने बुरे ढंग से नहीं लूटा था। भारत के प्राचीन नगरों का नाश तो क्रूर या बर्बर जातियों ने, जिन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति से घृणा थी, किया, किंतु सिंधु प्रांत के नगरों का नाश पोषण करने वाली प्रकृति ने ही किया। एक ओर तो जलवायु में परिवर्तन हुए, दूसरी ओर बाढ़ों का आतंक रहा। जलवायु परिवर्तन के कई कारण बतलाए गए हैं। जलवायु विशारदों का मत है हिम युग तथा उसके पूर्ववर्ती युग में उत्तर वैगानिक कटी आर्कटिक के दबाव से दक्षिण की ओर खिसक गई और इस धारणा के अनुसार सहारा, मिस्र, अरब, मेसोपोटामिया, फारस, बलूचिस्तान तथा सिंध प्रांत में एक बार सुंदर वर्षा होती थी। मौसमी हवाएं बराबर अपना रुख बदलती जा रही थी। आज सर जॉन मार्शल कहते हैं कि मौसमी हवाओं के रूप में परिवर्तन होना ही मोहनजोदड़ो के नष्ट होने का कारण है। आजकल की 2 मौसमी हवाओं में दक्षिण पश्चिमी तो कच्छ में तक ही रुक जाती है। उत्तर पूर्वी हवा कराची से आगे नहीं बढ़ती। सिंधु प्रांत में फिर स्वाभाविक वर्षा भी नहीं होती। वर्ष भर में कभी कभी 8 ही इंच की औसत में पानी बरसता है। प्राचीन काल में मुल्तान एक प्रसिद्धि प्राप्त स्थान था। अल-मसूदी ने लिखा है कि मुल्तान की सीमा के अंदर 1,20,000 गांव और रियासतें थी। उस समय लोग मुल्तान को फराक या सोने का खजाना कहते थे। 1398 ईस्वी के लगभग मुल्तान में इतनी घोर वर्षा हुई थी कि अमीर तैमूर की सेना के सब घोड़े उसके पुत्र के अधीन थे, बह गए। मंसूरिया के लिए भी कहा गया है कि यह एक अच्छा खेतीहर स्थान था। सिंधु प्रांत की सभी नदियाँ प्रायः बर्फ से ढके पर्वतों से निकलती हैं। वर्ष में कई बार, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के गलने पर इन नदियों में बाढ़ आती है। ऋग्वेद तक में लिखा है कि एक बार रावी में भयंकर बाढ़ आई थी। मोहनजोदड़ो की विभिन्न तहों से ज्ञात होता है कि यहाँ बाढ़ के 2 प्रकोप हुए थे और 2 ही बार यह नगर फिर से बसा था। यहाँ तक कि 1939 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के कुछ टीलों तक बाढ़ आई थी। संभव है ऐसी ही कोई भयंकर बाढ़ मोहनजोदड़ो के अंतिम युग में भी आई हो, जिसने सिंधु सभ्यता को सदैव के लिए छिन्न भिन्न कर डाला। छोटी छोटी बाढ़ों के कारण तो लोग मकानों को थोड़े ही दिनों के लिए छोड़ते थे, किंतु बड़ी बाढ़ के आने पर उन्हें काफ़ी समय तक बाहर रहना पड़ता था। मकानों के लिए पिटिकाएँ भी इसीलिए बनती थीं। देहलियाँ भी सदैव सड़क की सतह से ऊंची होती थी। नदियों के किनारों पर प्रायः मिट्टी जमा हो जाती थी। उस समय सिंधु नदी शायद धीमी गति से बहती थी, किंतु फिर भी आकस्मिक बाढ़ें आ ही जाती थी। इधर उधर मिट्टी तथा बालू भरती आ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंधु प्रांत की नदियाँ बराबर अपना रुख बदलती आ रही हैं।
प्राचीन नदियों के पुलिन मुल्तान के पश्चिम में अभी तक दृष्टिगोचर होते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के बीच से होकर शायद एक बार सिंधु नदी बहती थी। प्राचीन काल में यह नगर एक राजधानी था। सिंधु नदी के ही कारण इसका नाश हुआ। बर्टन सिंधु प्रांत पे सर्वे का एक अफसर था। नदियों के बारे में वह लिखता है, सिंधु प्रांत मिट्टी का एक ढलुआ टुकड़ा है। इस भूमि पर सिंधु नदी इतनी जल्दी नए रास्ते बनाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब यवन लोग भारत में आए तो उन्होंने भी नदियों के बहाव में परिवर्तन पाया। इस समय सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से 3.5 मील की दूरी पर है। प्राचीन काल में यह सायदनगर के अति निकट बहती रही हो। मोहनजोदड़ो में दूसरी बार के मकान पुरानी दीवारों पर ही रखे जाते थे, किंतु चनहुद्रो में ऐसा नहीं होता था। चनहुद्रो में लंबे अरसे तक मकानों के छूट जाने के कारण उन पर पूरा मिट्टी आदि भर दी जाती थी। इस कारण नए मकानों की नींवें इसी कूड़े मिट्टी से बनी भूमि पर डाली गईं। प्राचीन दीवारें तो कहीं नीचे दब जाती थीं। हड़प्पा का नाश भी रावी के पुलिन में परिवर्तन होने के कारण हुआ। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के बार बार आतंक होते रहे। 1-2 बार तो नगर निवासी बाढ़ की समाप्ति पर लौट भी आए। आखिर वे अपनी विशाल संपत्ति से कैसे एकदम मुक्त सकते थे, किंतु ऐसे आतंकों के बीच कब तक वे रह सकते थे। तंग आकर अंत में उन्होंने इस स्थान से सदैव के लिए विदा ले ली। उजाड़ तथा दबे हुए मकानों के अंदर पानी के साथ बहकर आई हुई ईंटें तथा मिट्टी अभी खुदाई करने पर दिखती हैं। इस मिट्टी की तहें 2 फीट तक मोटी हैं और अनुमानतः यह मिट्टी 1 वर्ष के अंदर भरी होगी। अनेक प्रमाणों से विदित होता है कि सिंधु नदी अब पश्चिम की ओर बह रही है। बाढ़, वर्षा तथा नदियों से इस प्रांत की क्षति नहीं हुई। भूकंपों ने भी इस प्रदेश के वासियों को तंग किया। तूफानी हवाओं के भयंकर दौरे भी इस देश के इतिहास में कम नहीं हुए हैं। प्रकृति ने ही सिंधु निवासियों के शांतिमय जीवन में बार बार उथल पुथल मचाई। खेती के नष्ट होने की भी बार बार आशंका होती थी। जलवायु में भी परिवर्तन हो गए थे। सिंधु नदी के डेल्टे में मिट्टी बढ़ती जा रही थी। अच्छे अच्छे बंदरगाह जमीन के अंदर ढकेले जा रहे थे। इन्हीं कारणों से उन्होंने धीरे धीरे नगर को छोड़ना प्रारंभ किया। आतंक या भगदड़ के कोई चिन्ह मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में नहीं मिलते हैं। एक दिन सूर्य चंद्र आकाश की तारिकाओं तथा आकाशगामी पक्षियों ने अचानक देखा होगा कि मोहनजोदड़ो सुनसान पड़ा है। जिन राजपथों पर ठठाके की हंसी, गरम गरम बातें, वाद विवाद तथा आपसी भेंटें हुआ करती थीं, वहाँ केवल साएं साएं करती हवाएं करुण राग गा रही हैं। जगत में सहस्रों आकांक्षाओं तथा कार्यों का कदाचित ऐसा ही अंत हुआ करता है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि मोहनजोदड़ो निवासी किसी दूसरे प्रांत में चल दिए थे और यह बहुत संभव है कि ये लोग दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर जाकर बसे हों। मोहनजोदड़ो के बाद के नक्काशीदार काली मिट्टी के बर्तनों की तरह के बर्तन दक्षिण भारत के लौहकालीन स्थानों, विशेषकर बंगलोर के निकट हट्टनहाली नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं, किंतु अभी निश्चित धारणाएं निर्धारित करने के लिए कुछ समय और लगेगा।